हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्वसन, रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो वायुमंडलीय O2, जो बाहर की जो वायु होती है, बाहर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 गैस के आदान प्रदान की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि O2 तथा CO2 का जो आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, उसको क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। हम बात करेंगे कि CO2 किस प्रकार से बनती है, आगे जाकर बात करेंगे, ठीक है ना, बहुत ही विस्तृत तरीके से। बस आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को याद कर लेना है कि O2 तथा CO2 गैस के जो आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं, श्वसन, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि नॉन वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, स्पंज है, सिलेंड्रेटा है, कुछ चपटेकृमि, ठीक है ना। और कुछ और भी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कीटों की बात करते हैं। जैसे कीटों की बात करते हैं तो कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है, श्वास नली के द्वारा होता है। जैसे कि मानव की बात करें तो मानव में क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। उसी प्रकार से जो कीटों में श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, श्वास नली, ट्रैकिया के द्वारा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जलीय जीव, कोई भी जलीय जीव हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, गिल्स या क्लोम के द्वारा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है टेडपोल। टेडपोल की बात करते हैं, जैसे मेढक का टेडपोल हो सकता है, मछली का टेडपोल हो सकता है। तो जो टेडपोल होता है वो किसके द्वारा श्वसन करता है, वो करता है गिल्स के माध्यम से, क्या करता है, श्वसन करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेढक। मेढक होता है वो किसके द्वारा श्वसन करता है, मेढक है आपका स्किन के द्वारा भी श्वसन करता है और लंग्स के द्वारा भी श्वसन कर सकता है, ठीक है ना। तो इतना आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो अब हम बात करेंगे कि मनुष्य में या मनुष्य का श्वसन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना होता है और किस तरीके से यह कार्य करता है। तो इसके बारे में विस्तृत तरीके से बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम श्वसन के ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो श्वसन में भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे नोस्ट्रल्स, जो आपके नासाद्वार होते हैं ना, नोस्ट्रल्स होते हैं जिनके द्वारा हम श्वसन लेते हैं। तो ये हो गए आपके नोस्ट्रल्स। फिर आता है नासल पैसेज, ये होता है आपका नासल पैसेज, ठीक है ना। इसके बाद आता है फेरिंग्स। इसके बाद ये इपिग्लोटिस होता है, इपिग्लोटिस के जस्ट नीचे ये क्या होता है आपका, फेरिंग्स होता है, ग्रसनी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये होता है आपका लैरिक्स। लेग्स के जस्ट नीचे ये क्या होता है, ये होता है आपका ट्रैकिया, इसे विंड पाइप भी बोलते हैं या ओरोस्तो भी, हिंदी में इसको ओरोस्थी बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको ओरोस्थी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके अन्य नाम जैसे विंड पाइप है, ट्रैकिया है, ठीक है ना। इसके ऊपर देखो इस प्रकार से कुछ रिंग टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस तरीके से इस पर रिंग टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो इनको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, जो आपका ट्रैकिया है ना, विंड पाइप है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। दो भागों में डिवाइड हो जाता है, या कह सकते हैं दो शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। दो शाखाएं, ये कौन सी शाखाएं होती हैं, ये होती हैं ब्रांची। क्या होती हैं ये, ब्रांची या ब्रांचस, ठीक है ना। अब ये दोनों ब्रांचेस किस में प्रवेश करती हैं, आपके लंग्स में प्रवेश करती हैं। कहाँ पे प्रवेश करती हैं, ये लंग्स में प्रवेश करती हैं। और यह ब्रांची आगे जाकर बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारी शाखाओं में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और इनको क्या कहते हैं, ब्रांचियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रांचियोल्स, या कह सकते हैं श्वसनिकाएं, ठीक है ना। अब इन ब्रांचियोल्स के सिरों पर देखो, इस तरीके से मैंने इसमें दर्शाया है, इस तरीके से सिरे पर बहुत सारी एक संरचना होती है, फूली हुई संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्विलाई या कूपिकाएं कहते हैं। कूपिकाएं होती हैं ना, ये आप इस तरीके से मान लो कि जो अंगूर का गुच्छा होता है ना, उस तरीके से यह पाई जाती हैं, गुच्छों के रूप में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये होते हैं ऑर्गन्स जो श्वसन में भाग लेते हैं, ठीक है ना। अब हम इसकी प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से श्वसन होता है और किस तरीके से जो ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो नंबर है वो है नॉस्ट्रल्स।
नॉस्ट्रल्स की बात करते हैं तो नॉस्ट्रल्स जो जिन्हें हम हिंदी में नासा द्वार बोलते हैं। मानव की बात करें तो मानव में एक जोड़ी नासा द्वार या नोस्ट्रल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। नोस्ट्रल्स के द्वारा क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को या अंदर की ओर लेते हैं। लेकिन ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं ना, तो हमारी जो नोस्ट्रल्स होती है इसमें छोटे-छोटे हल्के-हल्के बाल होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य ये होता है कि जब हम श्वसन लेते हैं, श्वसन के रूप में जब वायु लेते हैं ना अंदर, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। और बात करें तो इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो ये उनको एक तरीके से फ़िल्टर करने का कार्य करता है। क्या करता है? फ़िल्टर करने का कार्य करता है तथा इसके साथ-साथ इसमें कुछ श्लेष्मा भी होता है। श्लेष्मा के द्वारा भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इससे चिपक जाते हैं, जिसके द्वारा जो अंदर जो प्रवेश करने वाली जो हवा है ना, वो कैसी होती है? प्योर हो जाती है। कैसी हो जाती है? प्योर हो जाती है। तो यहाँ से होने के बाद ये नासल पैसेज में आती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि जो वायु है वो आपके नासल्स पैसेज से, नासल पैसेज से कहाँ पे आती है? इपिग्लोटिस के पास में आती है। तो इपिग्लोटिस की बात करें तो इपिग्लोटिस जैसे हवा आती है ना, तो इपिग्लोटिस क्या कर लेता है? इपिग्लोटिस जो विंड पाइप होती है उसको एक तरीके से खोल देता है और जो फूड पाइप होता है उसको बंद कर लेता है। तो जिसके द्वारा जो आपकी हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो कहाँ पे प्रवेश कर जाती है? वो आपके अंदर फेरिंग्स में आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है? फेरिंग्स में, ग्रसन में आ जाती है, ठीक है ना। फेरिंग्स में आने के बाद अब जो वायु है वो कहाँ पे आ जाएगी? लैरिंग्स में आएगी, कंठ द्वार जिसको क्या बोलते हैं? कंठ भी बोलते हैं। तो यहाँ से कंठ लैरिंग्स में आती है। लैरिंग्स के बाद जो आपकी वायु है ना वो कहाँ पे प्रवेश करती है? वो प्रवेश करती है विंड पाइप या ट्रैकिया में प्रवेश करती है। अब ट्रैकिया की बात करते हैं तो ट्रैकिया एक नलिकाकार संरचना होती है जिसके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज पाए जाते हैं। अब ये क्यों पाए जाते हैं? इनकी बात करते हैं जो रिंग रिंग ऑफ कार्टिलेज की, तो ये रिंग के आकार के होते हैं जो जो ट्रैकिया के ऊपर ऊपर एक राउंड आकार में पाए जाते हैं, ठीक है ना। गोल-गोल आकार के रूप में पाए जाते हैं और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि जो आपकी विंड पाइप है उसको एक तरीके से पिचकने से या कह सकते हैं इसको सिकुड़ने से बचाने का कार्य करते हैं। अगर ट्रैकिया सिकुड़ गई या पिचक जाती है तो हमें श्वसन लेने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इस पे रिंग ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है जो इसकी जो आकृति है या इसका आकार है उसको बनाए रखने का कार्य करता है। ये कार्य किसका होता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज का होता है जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया की बात करते हैं तो यह 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। इन शाखाओं को क्या बोलते हैं? इन शाखाओं को बोलते हैं ब्रांची, श्वसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन शाखाओं को बोलते हैं ब्रांची, श्वसनी। और ये दोनों शाखाएँ कहाँ पे प्रवेश करती हैं? लंग्स में प्रवेश करती हैं। ये आपका लंग्स होता है, फेफड़े होते हैं, तो ये लंग्स में क्या क्या करती हैं? दोनों शाखाएँ प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं श्वसनी, श्वसनी के बाद आती है आपकी ब्रांचियोल्स। अब ये ब्रांचियोल्स होती हैं आपकी, ये वाली क्या है? ये ब्रांचियोल्स हैं। ये बहुत सारी ब्रांचियोल्स में डिवाइड हो जाता है। बहुत सारी जो ब्रांचियोल्स है श्वसनिकाओं में, उनमें डिवाइड हो जाता है। अब इन श्वसनिकाओं के जो ऊपर देखते हैं तो गुच्छे समान कुछ संरचनाएँ पाई जाती हैं। बहुत सारी गुच्छे समान संरचनाएँ पाई जाती हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है ना। तो इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। ये अंगूर के गुच्छे के समान पाई जाती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कूपिका कहते हैं, ठीक है ना। तो जो ऑक्सीजन है या जो हवा है, वायु है, वो कहाँ पे प्रवेश करती है? वो ब्रांची के माध्यम से, ब्रांचियोल से होती हुई इन कूपिकाओं में आ जाती है। जो आपकी ऑक्सीजन है या हवा है वो कहाँ प्रवेश करती है? वायु है वो कहाँ पे प्रवेश करती है? वो इन कूपिकाओं में प्रवेश करती है। कूपिकाओं में आने के बाद इसको हम और भी विस्तार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है, फेफड़ों की बात करते हैं, लंग्स की बात करते हैं, तो वो क्या होती है? कूपिका होती है, एल्वियोलाई कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम बात कर रहे थे कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे आ गई आपकी? वो आ गई आपकी एल्वियोलाई, कूपिका में आ गई, ठीक है ना। कूपिका होती हैं वो पूर्ण रूप से भर जाती हैं हवा के द्वारा या इस ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, जो आपके एल्वियोलाई थी, जो फेफड़ों के अंदर या फुसफुस के अंदर जो एल्वियोलाई थी, उसमें से क्या किया हमने? एक एल्वियोलाई को हमने बाहर निकाला इस तरीके से। तो ये क्या है? आपकी एल्वियोलाई है, ठीक है ना।
जैसे बहुत बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, वहाँ से एक एल्वेलाई को या कूपिका को उठाया और इस तरीके से रख लिया, ठीक है ना। तो ये कूपिका है। अब इसमें इसके बाहर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, ठीक है ना। ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जैसे ही जो वायु है या ऑक्सीजन है वो आपके एल्वेलाई में आई। अब एल्वेलाई में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। इन ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे आ जाती है, वो आपकी वेन्स में आ जाती है। ये क्या होती है, आपकी वेन्स, सराएं होती हैं, सरा में आ जाती है। सरा में आने के बाद देखो यहाँ से आप बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो इसी में क्यों आती है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इसलिए आता है क्योंकि जो कूपिकाएँ होती हैं ना, इनमें प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जो ऑक्सीजन का प्रेशर है ना, वो बढ़ जाता है, लगभग इसमें 104 mmHg हो जाता है। जब प्रेशर अधिक हो जाएगा तो भाई जो वायु है वो आगे तो जाएगी ना, तो आगे जाएगी तो, और जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है वो 40 mmHg होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रेशर की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन आपके वेन्स में प्रवेश कर जाती है, वेन्स में प्रवेश कर जाती है, जो आपके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो एक्स जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है, आप जानते हैं, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन वो वेन्स के माध्यम से आपके कहाँ पे आती है, हार्ट में आती है। और हार्ट में आने के बाद, जैसे आपका हार्ट में इसके लिए हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हार्ट में आने के बाद जो एरोटा होता है, महाधमनी होती है, इसके द्वारा पूरे शरीर में इस ब्लड को, जो ऑक्सीजनित जो ब्लड है ना, उसको शरीर के विभिन्न भागों में या विभिन्न अंगों में इसको क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है। किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा इसको पंप कर दिया जाता है, ठीक है ना। जो आपकी आर्टरी है या एरोटा है, इसके द्वारा इसको शरीर के विभिन्न भागों में, अंगों में इसको पंप कर दिया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारी कहाँ पे आ जाती हैं, हमारी कोशिकाओं में आ जाती है। जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे आ जाती है, आपकी कोशिकाओं में आ जाती है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमने पढ़ा था उस समय आपको मैंने बताया था कि भोजन का पाचन होने के बाद जो जो आंत्र की दीवारों के द्वारा, जो इंटेस्टाइन की जो बॉल थी, उसके द्वारा उसको, जो फूड था उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा था। और वो कहाँ पे जा रहा था, जो फूड था वो कहाँ पे जा रहा था, वो आपके जा रहा था प्रत्येक कोशिका की, सॉरी प्रत्येक शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में उस फूड को भेज दिया जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पहले से ही क्या है, ग्लूकोज है, पचित भोजन क्या है, ग्लूकोज है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन आती है तो उस ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। ये प्रक्रिया कहाँ पे चलती है, कोशिका द्रव्य में चलती है, ठीक है ना। अब इसी को हम समझेंगे कि डायग्राम के द्वारा समझेंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं, ये है, ये वो डायग्राम है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जी। तो ऑक्सीजन वो कहाँ पे आ जाती है, आपके कोशिका द्रव्य में आ जाती है। और कोशिका द्रव्य में क्या है, ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज का जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है, क्या होता है, विखंडन होता है। इसके फॉर्मूला की बात करते हैं तो C6H12O6 होता है, ठीक है ना। अब ग्लूकोज का विखंडन होगा, तो ग्लूकोज का विखंडन होने के बाद क्या बनता है, पायरुवेट अम्ल बनता है। 3 कार्बन अणु वाला क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। अब पायरुवेट की बात करते हैं, पायरुवेट अम्ल की बात करते हैं, तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनाता है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है, ये यीस्ट में होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो पायरुवेट अम्ल होता है यीस्ट में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनएरोबिक श्वसन कहते हैं। एनएरोबिक श्वसन करते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब जो पायरुवेट अम्ल होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे कि मनुष्य की बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाता है, CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा बनाता है, ठीक है ना। तो जो प्रक्रिया है ये कहाँ पे चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। और किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एरोबिक श्वसन बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब एक और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन का अभाव। जैसे मान के चलते हैं पायरुवेट अम्ल आपकी बॉडी में बन गया। अब पायरुवेट अम्ल बन गया
तो कभी कभी क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारी पेशी कोशिकाओं में प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाती। जैसे हम बात करते हैं एक्सरसाइज करें, तीव्र गति से एक्सरसाइज करें या रनिंग करें, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मात्रा में आपकी पेशी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती है। जब हमारी प्रॉपर मात्रा में पेशी कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका लैक्टिक अम्ल बन जाता है, प्लस ऊर्जा बनती है। अब जो लैक्टिक अम्ल होता है ना, अब लैक्टिक अम्ल होता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती है उनमें दर्द होता है। अब दर्द किसके कारण होता है? इसी लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, ठीक है ना। तो नहीं पहुंच पाती है, क्लियर है, ठीक है ना। पायरुवेट अम्ल किसमें बदला था? CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा की बात करते हैं। और जो ऊर्जा है ना, यह ऊर्जा ATP के रूप में शरीर की सभी क्रियाओं के लिए एक तरीके से फ्यूल का कार्य करती है, ठीक है ना। और यहाँ पे बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे बनी है? आपके कोशिका द्रव्य में ही तो बनी है। कहाँ पे बनी है? कोशिका द्रव्य में। तो O2 आया, O2 ने क्या किया? ग्लूकोज का विखंडन किया, पायरुवेट अम्ल बनाया। पायरुवेट अम्ल की बात करें, इसका विखंडन हुआ। विखंडन किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति के बाद CO2 बना, जल बना, ऊर्जा बनी। ऊर्जा तो किसके काम आ गई? ये हमारी सभी क्रियाओं के लिए फ्यूल का कार्य करती है। लेकिन बात करें ये CO2, ये क्या है? वो एक अपशिष्ट गैस है ना, इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निकाला तो यह मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो CO2 की बात करें तो यह शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है ना। अब CO2 बन गई, अब इसको वेन्स के माध्यम से, किसके माध्यम से? वेन के माध्यम से, सिराओं के माध्यम से कहाँ पे लाया जाता है? इसको लाया जाता है आपके हार्ट में। हार्ट में लाया जाता है, और हार्ट में लाने के बाद इसको आर्टरी के माध्यम से कहाँ पे लाया जाता है? आपकी कूपिकाओं में आती है, कूपिकाओं से आपके फेफड़ों में आती है ना। फेफड़ों में ये है आपकी CO2 रहती है, और फेफड़ों में आने के बाद वही प्रोसेस चलती है। फेफड़ों के आने के बाद इसे सही से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं निःश्वसन, ठीक है ना। श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। और श्वास को अंदर लेना अब क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन कहलाता है, ठीक है ना। वीडियो को थोड़ा 1-2 बार देखोगे ना तो आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना। और वीडियो को पसंद आ जाए ना तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको जो और भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है ना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।